दिल्ली के लाल किले के बाहर विस्फोट करने से पहले आतंकी उमर का वीडियो सामने आया है। वीडियो की ड्यूरेशन है 1 मिनट 20 सेकंड और इस वीडियो से 3 तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले है लैंग्वेज। डॉक्टर उमर कश्मीर का रहने वाला था तो अपनी मातृभाषा कश्मीरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उर्दू या हिंदी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इंग्लिश का इस्तेमाल करने के पीछे, इस भाषा के पीछे क्या 2 वजह है। पहली वजह तो ये कि जो वाइट कॉलर वाला डॉक्टर नेटवर्क है, जो पढ़े लिखी जमात है, उससे इस टेरराइज तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए कि किस तरीके से आत्मघाती हमला किया जा सकता है, कैसे फिदाइन हमला हो सकता है। क्या उस मॉड्यूल के लिए ही इस भाषा का इस्तेमाल किया गया और क्या इसका ब्लूप्रिंट, इसके पूरे कीवर्ड्स भारत नहीं बल्कि अंकारा से ओकासा जो नाम आ रहा है उसके द्वारा लिखे गए थे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो भारत के खिलाफ की जा रही है उसमें खाड़ी देशों से लेकर के बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की का भी जिक्र है, इसलिए इंग्लिश का इस्तेमाल। दूसरी बात है 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जिसमें 1 मिनट 17 सेकंड के बाद घर और घर के बाहर अंत के आखिरी सेकंड में एक खिड़की भी नज़र आती है। यानी जांच एजेंसियों के पास ये सबूत भी हो सकता है कि क्या ये वीडियो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर के रूम नंबर 13 से ही बनाया गया था जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट के रूप में विस्फोटक मिला, या फिर इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन की साली जिसके नाम पर घर किराए पर लिया गया था, यानी नूह के इलाके से बनाया गया था। सेल्फी कैमरे से लेकर के, ग्रुप कॉलिंग से लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर के और आखिरी 3 सेकंड में लोकेशन से लेकर के ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ उमर की इसी वीडियो से मिल सकता है सुरक्षा एजेंसियों को भी और खुफिया एजेंसियों को भी। क्या मैं सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास। दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहीन का चैट बॉक्स किसी तिलिस्म से कम नहीं। जैसे जैसे एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स को डिकोड कर रही हैं, हर रोज डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के चैट बॉक्स से एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी और इसके लिए उसने विस्फोटक भी जुटाना शुरू कर दिया था और इसके लिए बाकायदा वो महिला ब्रिगेड को भी तैयार करने में जुटी हुई थी। उसके टारगेट पर वो महिलाएं थीं जो तलाकशुदा हों या फिर जिनके पति दूर रहते हों, क्योंकि उनको टारगेट करना और उन्हें मानव बम बनाना आसान था। इसके अलावा 14 से लेकर 18 साल की लड़कियां भी डॉक्टर शाहीन के टारगेट पर थीं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है। और जिन लड़कियों को इस मिशन में लगाया जाना था उन्हें मुजाहिद जंगजू का नाम दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर शाहीन के मंसूबे कितने खतरनाक थे। हालांकि इस मिशन को उसने मिशन काफिर का नाम दे रखा था। हालांकि अब इस चैट बॉक्स को डिकोड करने के बाद एजेंसियां ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर वो कौन कौन सी लड़कियां और वो कौन कौन सी महिलाएं डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थीं जो इस काम में डॉक्टर शाहीन का साथ दे रही थी। कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद अब एजेंसियां जम्मू कश्मीर का भी रुख करने वाली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि यूपी के 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स यूपी एटीएस की रडार पर हैं और ये सभी डॉक्टर्स कश्मीरी मूल के हैं। वैसे में माना जा रहा है कि एजेंसियों की जांच इस मामले में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अंग्रेजी की कहावत है देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और भी हो सकती है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री में ओपीडी चलाई जाती थी। डॉक्टर मुजम्मिल फ्री में कुछ लोगों का इलाज करते थे और उन इलाज करने वालों के घर तक, उनके रिश्तेदारों तक पहुंच बनाता था। इसके पीछे की वजह थी कि वो अपनी टेरर साजिश के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जिसका वो फ़ायदा उठा सके। ऐसे लोगों को ना सिर्फ मुफ्त में इलाज दिया जाता था बल्कि उन्हें नौकरी भी दी जाती थी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। और बाकायदा डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर उमर से भी मिलवाता था। इनमें से तो दो इमाम थे जिन इमामों के ज़रिए वो रेडिकल ब्रेन वॉश यानी जिहादी जहर भरने की कोशिश करता था डॉक्टर मॉड्यूल्स यानी पढ़े लिखे लोगों के अंदर।
और इनके अलावा एक ऐसा हैंडलर भी था जो विस्फोटक सामान को, उर्वरक को मेवात यानी नूह से फरीदाबाद यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक लेके जाता था। यानी फ्री में इलाज के बहाने पूरे नेटवर्क को स्थापित करना और उसके बाद आतंकी मॉड्यूल के पनाहगार के रूप में पेशेंट्स का इस्तेमाल करना, ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल का हिस्सा बन चुका था इसी विश्वविद्यालय के अंदर। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी दानिश को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को पेश किया गया, जहां पर उसको 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले आरोपी आमिर राशिद अली को भी 10 दिनों की रिमांड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भेजा था और आज फिर एक बार जो है 10 दिनों की रिमांड जो है दानिश को भेजा गया। और इससे पहले हम जिस तरीके से दानिश का रोल सामने आ रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है सूत्रों की माने तो रॉकेट और ड्रोन की जानकारी थी दानिश को और उसका उपयोग करके वो धमाका करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। उम्र का खास बताया जा रहा है और ऐसे में लगातार उसके खिलाफ जो है वो सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो एनआईए की चल रही है, जिसके बाद एनआईए ने कल उसे कश्मीर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया और अब उसे पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां उसे 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा। दिल्ली ब्लास्ट के तार अब आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और परत दर परत खोलने का काम किया, तमाम डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई और उसी दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीन की हुई, जो महिला थी और इस पूरे गिरोह को चला रही थी। इसके अलावा तमाम उसके आतंकी संगठन निकलकर सामने आए थे। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद दूसरी गिरफ्तारी उसके भाई की हुई थी, जिसका नाम था डॉक्टर परवेज अंसारी। डॉक्टर परवेज के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्टर परवेज आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई कर चुका था। बस इसी बात को लेकर खुफिया एजेंसियां, लगातार जो जांच एजेंसियां थी जो दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही थी, उन्होंने एक जाल बिछाया और अपनी टीम के साथ जगह जगह इस बात की छानबीन की कि आखिर किस किस के कहाँ पर क्या क्या कनेक्शन है। और एसएन मेडिकल कॉलेज पे ये दिखाई दिया कि 2015 में एमडी की पढ़ाई डॉक्टर परवेज अंसारी ने की थी, जो कि यहाँ इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आया था, क्योंकि बहन जो उसकी थी डॉक्टर शाहीन, वो भी गिरफ्तार हो चुकी थी। उसके बाद परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासनिक अधिकारियाँ हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई और इस बात की जानकारी की गई कि परवेज अंसारी किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर रहा था। उसने जब एमडी की पढ़ाई की थी तो उसके बाद यहाँ पर बता रहे कि सीनियर रेजिडेंट के तौर पर भी उसने काम किया था और यहाँ ऐसा देखने को मिला था कि उस दौरान किस किस से उसके संबंध थे, किन किन टीचर ने उन्हें पढ़ाया था, कौन कौन से डॉक्टरों से उसके संबंध थे, कौन कौन से सहयोगियों से उसके संबंध थे। इस बात का डाटा जो है वो पूरी जांच दायरे में आया और एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल एसएन जो यहाँ पर गुप्ता हैं, प्रशांत गुप्ता, उनसे मांगा गया और यहाँ पर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था, एक ही युवक ऐसा था जिसने यहाँ पर 2015 में एमडी की पढ़ाई की थी, वो थे डॉक्टर परवेज अंसारी और किसी की भी कोई जानकारी यहाँ से सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर अगर जांच के दायरे की बात की जाए, खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, तो अभी तक एसएन मेडिकल कॉलेज से जो तार जुड़े हैं वो डॉक्टर परवेज अंसारी के जुड़ते हुए दिखाई दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। दिल्ली ब्लास्ट के तार अब पंजाब से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2020 में एक डॉक्टर आलम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही एमबीबीएस की डिग्री ली। वो लुधियाना पहुंचते हैं और जोधेवाल के एक इलाके में जाकर के अपने क्लिनिक की शुरुआत करता है। उस क्लिनिक की जांच करने के लिए पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पहुंची और उसके बाद एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी हुई। क्लिनिक से दस्तावेजों को लिया गया और तब पता चला कि डॉक्टर आलम तो पंजाब में है ही नहीं, वो तो पंजाब से गायब होकर के चचेरी बहन के निकाह के नाम पर वेस्ट बंगाल पहुंच गया है। तब एनआईए की टीम वेस्ट बंगाल पहुंचती है और डॉक्टर आलम से कई घंटे तक पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ के बाद लगभग 8 से 10 घंटे की
हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि दोबारा एनआईए ने अगर बुलाया तो जाना होगा और पूछताछ का सामना करना होगा। यानी कुल मिलाकर के पंजाब और पश्चिम बंगाल के तार भी दिल्ली ब्लास्ट से सीधे तौर पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास। 25 नवंबर की तैयारियां अपने चरम पर हैं, लिहाजा अयोध्या को और भी ज़्यादा सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में जो काम चल रहा है, यहाँ पर रंग रोगन का काम किया जा रहा है, जो विशेष तौर पर द्वार बनाया गया और उन द्वारों पर अब आप देख सकते हैं कि अंतिम जो काम है रंग रोगन का, वो यहाँ पर उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह पूरी अयोध्या में जहाँ जहाँ पर भी जो काम रह गए हैं उनको बेहतर ढंग से करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि 25 नवंबर को भी अयोध्या भव्य और दिव्य हमेशा की तरह नजर आए। सामने आप देख पा रहे हैं कि ये कितना विशालकाय द्वार बनाया गया है और इस पर फिलहाल अभी इसको पूरी तरीके से काम को कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे कि इस गेट के माध्यम से, क्योंकि ये सीधा हनुमान गुफा, हनुमान किले की तरफ ये रास्ता जाता है, तो यहाँ पर इस पूरे गेट को बनाया गया और इस पर आप देख पा रहे हैं कि राम लिखा हुआ है, कई बार राम राम लिखा हुआ है और राम द्वार से भी ये पूरा गेट जाना जाएगा। और इस तरीके से पूरे गेट को लगभग अंतिम दौर में इसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। हर एक जगह पर जो जो चीज़ें अब तक छूटी हुई थी उनको धीरे धीरे कंप्लीट पूरा करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का ध्वजारोहण करें तब अयोध्या और भी ज़्यादा भव्य और सुंदर नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पे थे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत किया। वहीं विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आज अपराधियों का तुरंत इलाज होता है। पिछली सरकारों में अपराधियों को पाला जाता था और उन्हें श्रेय दिया जाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है। अगर माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, या तो उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है या तो तुझे सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब शांति है। पिछली सरकारों में अपराधियों पर शिकंजा न कसने के वजह से अपराधी तो बोलबाला होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराधी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इसी महीने यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है और यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। गौरतलब है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो चुका था। वैसे में माना जा रहा था कि काफी पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन जिलाध्यक्षों के चुनाव में हुई देरी की वजह से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी देरी हुई। हालांकि बिहार इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा था कि बिहार इलेक्शन के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। वैसे में माना जा रहा है कि इसी महीने यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अगर नामों की बात करें तो बीजेपी पिछड़े चेहरे पर दांव खेलने वाली है, जिसमें कई सारे नाम हैं। हालांकि दलित चेहरा भी हो सकता है, लेकिन सारे समीकरणों को साधते हुए बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। अगर बात की जाए मौजूदा समय में तो अधिकतर जिलाध्यक्षों का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। वैसे में जैसे ही यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, उसके बाद नई टीमों का गठन किया जाएगा, जिसमें जो मोर्चे हैं नए मोर्चों का गठन होगा, साथ में सभी प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा और साथ ही में यूपी बीजेपी की मीडिया की टीम है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, जहां पर एक तरफ आज दिल्ली में जेडीयू के तमाम बड़े नेता, चाहे वो संजय झा हो या फिर ललन सिंह, दोनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद
ये पूरी कवायतें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। कल यानी कि 19 नवंबर को नई सरकार के गठन को लेकर विधायक दल की बैठक होगी, जहां पर एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ जेडीयू अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी। बीजेपी विधायक के बाद बैठक के बाद सीधे तौर पर अपने विधायक दल का नेता चुनेगी और नीतीश कुमार के लिए एक समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी निकालेगी। ये समर्थन पत्र बीजेपी जेडीयू को देगी, नीतीश कुमार को देगी और इस समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार कल राजभवन जाएंगे। राजभवन में जाकर अपनी इस्तीफा को सौंपेंगे और इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार के लिए जो विधायक की पूरी लिस्ट है वो देंगे। इस लिस्ट देने के बाद नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रण जो है वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे और 20 नवंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री के समक्ष नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचेंगे और पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट। भाजपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे दिल्ली ब्लास्ट पर एक सवाल पूछा, जिस सवाल पर वो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर आतंकी मस्जिदों और मदरसों में तैयार होते हैं और जिन मदरसों और मस्जिदों में आतंकवादी तैयार होते हैं उनमें ताला लगा देना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आतंकवाद की फैक्ट्री है। उन्होंने मुस्लिम समाज पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि जो जितना पढ़ा लिखा है, यानी मुस्लिम समुदाय में जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा आतंकवादी। हालांकि उनके इस बयान के बाद विपक्ष लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। दोनों ने सवाल खड़ा किया और सरकार से मांग की है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का बयान किसी समुदाय के लिए ठीक नहीं है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश और देश में जो वाइट कॉलर टेररिज्म है वो एक्टिव हो रहा है। ऐसे पढ़े लिखे समाज के लोग, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो आतंकवाद के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से उड़न सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कल रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सज़ा सुनाई और कस्टडी के बाद उन्हें रामपुर कारागार में भेज दिया गया। कि पीछे हमारे रामपुर कारागार है, इसी कारागार के अंदर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों लोग इसी जेल में अभी हैं। हमारी रामपुर जेलर सुप्रिटेंडेंट से बात हुई, जेल सुप्रिटेंडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला को अभी क्वारंटीन में रखा गया है। क्वारंटीन मतलब बैरक नंबर 1 में उन्हें रखा गया है। 10 दिन तक वो क्वारंटीन में रहेंगे, उसके बाद फिर उन्हें दूसरी बैरक में शिफ्ट करा जाएगा या जो भी प्रोसेस होगा जेल के उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। फ़िलहाल अब्दुल्ला आजम और आजम खान, समाजवादी एक अड्डा पर नेता आजम खान एक बार फिर से जेल में चले गए हैं और वो अब रामपुर जेल में हैं। हाल रामपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए दिवाकर गौर। जैसे ही वर्ष 2026 शुरू होगा तो मदरसा बोर्ड खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से नया कानून लागू होना है जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए एक प्राधिकरण बनेगा, लेकिन उससे पहले सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी और चूंकि 1 जुलाई से नया कानून अल्पसंख्यक शिक्षा का प्रदेश में लागू हो जाएगा और मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस मदरसों की मान्यता को लेकर के अभी से आने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि जितने भी मानक मदरसों की मान्यता के लिए बनाए गए हैं, जो छोटे मदरसे हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। मसलन 1 बीघा ज़मीन बहुत ज़रूरी है किसी भी मदरसे को मान्यता लेने के लिए। ऐसे सैकड़ों मदरसे यहाँ हैं जो 3-3, 4-4 कमरों में चल रहे हैं, किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं हैं। खेल ग्राउंड होना चाहिए, इसके अलावा छात्रों की संख्या होनी चाहिए, छात्रों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए और जो ट्रेंड टीचर हैं वो होने चाहिए। और इसके अलावा जो बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है या NCRTC है, इनसे CBSE से इनके मान्यता लेना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन उसके लिए जो मानक बनाए गए हैं वो बड़े कठिन हैं और जो छोटे मदरसे हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस बात के लिए लगातार जोर दे रहे हैं और सरकार के यहाँ पैरोकारी कर रहे हैं कि छोटे मदरसों के लिए कुछ शिथिलीकरण कर दिया जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों ने आज 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें सबसे खूंखार नक्सली माड़वी हिमा का नाम भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में ग्रे हाउंड के जवानों ने उसे ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में
उसकी दूसरी पत्नी राजिका भी मारी गई है। सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में जन्मे मालवी हिड़मा को हाल ही में PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बनाया गया था। CPI माओवादियों की केंद्रीय समिति का वह युवा सदस्य था। उसके सिर पर कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत हो या सुकमा जिले के बुरकापाल में 25 जवानों की शहादत, इन सब के अलावा 2013 में झीरम घाटी का मास्टरमाइंड मालवी हिड़मा ही था। अनिल गुप्ता, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानपुर पुलिस ने आज लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी को गिरफ्तार किया है। दिव्यांशी को गिरफ्तारी के बाद उसके जो खातों की डिटेल आई उसने सबको चौंका दिया। दरअसल उसके खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन किए गए थे, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल दिव्यांशी ने 2 बैंक अधिकारियों के साथ 10 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। पहले उनके साथ शादी की और बाद में उनके ऊपर रेप की FIR दर्ज कराकर उनसे वसूली की। हालात ये थे कि उसके खाते में करोड़ों रुपए से ज्यादा जमा थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस मामले में कुछ पुलिसकर्मी भी थे जो उसका साथ दे रहे थे। उनके साथ भी खातों में ट्रांजैक्शन जो है वो पुलिसकर्मियों को मिला है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले की बेहद जांच कर रही है। दरअसल एक पुलिसकर्मी ने शिकायत की थी कि दिव्यांशी उनके साथ पहले शादी की और बाद में उन पर रेप का मुकदमा लिखाकर उनका हरासमेंट करना चाहती थी और उनसे लगातार पैसा वसूल रही थी और उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर बहराइच के महसी इलाके के रेहुआ मंसूर में तेंदुआ देखा गया है। ये तेंदुआ खुले मैदान से होता हुआ खेतों में घुस गया। इस पूरे नज़ारे का वीडियो वहीं पर ट्रैक्टर से जा रहे राहगीरों ने अपने मोबाइल पर कैद किया है, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और लगातार तेंदुए की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि बहराइच में कभी तेंदुआ, कभी भेड़िया तो कभी बाघ की दहशत लगातार सामने आ रही है। कई लोग इन जंगली जानवरों के हमले में मौत का शिकार भी हुए हैं। वन विभाग दावा कर रहा है कि जल्द ही इन जानवरों के हमलों से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन देखना ये होगा कि कब तक बहराइच के लोग जंगली जानवरों की दहशत के साए में जीने को मजबूर रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।